हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका चंद्रा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आदित्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं टारगेट प्रीलियम सीरीज। जी हां दोस्तों, टारगेट प्रीलियम सीरीज में हम उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे जो आने वाले पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जिस विषय पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो चूंकि दोस्तों समय की बहुत कमी है, इस वजह से हम लोग आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और टारगेट प्रीलियम सीरीज में आज की वीडियो का जो टॉपिक है वह है भारत के उपराष्ट्रपति का, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और भारत के उपराष्ट्रपति का पद चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में रहने का कारण है एक न्यूज जो कि चला कि राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने एक संकल्प प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तो दोस्तों, भारत के संसदीय इतिहास में 72 साल के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राज्यसभा के सभापति, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, उनको पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव का नोटिस विपक्षी सांसदों ने अभी संसद के शीतकालीन सत्र में दिया। चूंकि हम सामने देखेंगे संवैधानिक प्रावधानों को, तो कुछ प्रावधानों की वजह से उस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। आने वाले बजट सत्र में अभी जो चल रहा है, इस पर कार्यवाही होने की या बात आगे बढ़ने की संभावना है। तो फिलहाल जैसे ही उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा के सभापति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव आया, वैसे ही उपराष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे हमारे आने वाले एग्जाम में सवाल पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो आइए लेट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक का, जो कि है भारत के उपराष्ट्रपति का। तो आइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को जानने से पहले सबसे पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब भारत के उपराष्ट्रपति पद की चर्चा होगी, तो सबसे पहले हम इस चर्चा में देखेंगे कि इस भारत के उपराष्ट्रपति पद का परिचय क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पे टॉपिक डालते हैं परिचय पर। इंट्रोडक्शन देखते हैं उपराष्ट्रपति का। तो जहां परिचय की बात होती है इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला हम ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति का पद। क्या ध्यान में रखना है? उपराष्ट्रपति का पद संविधान का दूसरा सर्वोच्च पद है। जब बात आती है इस पद की, तो हम इस चीज को याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भारतीय संविधान का दूसरा सर्वोच्च पद है। दूसरा, वरीयता क्रम में जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है, जो वरीयता क्रम होती है, वरीयता क्रम में इनका स्थान दूसरा है। तो साथियों, भारतीय संविधान का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद है भारत के उपराष्ट्रपति का और पहला सर्वोच्च पद है भारत के राष्ट्रपति का। ठीक उसी प्रकार जो वरीयता क्रम होती है, उस वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति कौन से नंबर पर आते हैं? तो दूसरे नंबर पर आते हैं। तो पहले नंबर पे कौन होगा? पहले नंबर पे होंगे भारत के उपराष्ट्रपति का। क्लियर है यहां तक बात? अब ये परिचय जानने के बाद हम देखते हैं इसका संवैधानिक प्रावधान कि उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसको हम लोग टॉपिक डालते हैं संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि उपराष्ट्रपति के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। इन सभी प्रावधानों को देखना है अपने को। तो चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान की शुरुआत करेंगे। और संवैधानिक प्रावधान की शुरुआत में समझते हैं कि संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में
अनुच्छेद 63 63 से अनुच्छेद 71 तक, अनुच्छेद 71 तक उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। तो संविधान का जो भाग 5 है वह संघ सरकार की बात करता है, और संघ सरकार में कार्यपालिका में जो दूसरे सबसे प्रमुख पद है वह पद है भारत के उपराष्ट्रपति का। तो भाग 5 के अनुच्छेद कितने से 63, अनुच्छेद 63 से लेकर के अनुच्छेद 71 तक किसका उल्लेख मिलेगा हमको? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलेगा। क्लियर है यहां तक? अब इसी अनुच्छेदों को हमको डिटेल में देखना है, तो बात करते हैं हम लोग, इसकी शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 63 से। तो हेडिंग डाल लेते हैं अनुच्छेद 63, और अनुच्छेद 63 जो है वह उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है, और उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख करते हुए वह लिखता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या उल्लेख करता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये जो भारत के एक उपराष्ट्रपति का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलेगा? तो अनुच्छेद 63 में। क्लियर है बात? अनुच्छेद 63 जो क्या करता है? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है, और उल्लेख करते हुए वह बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 64 की। अनुच्छेद 64, और अनुच्छेद 64 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद का कर्तव्य बताता है। और उपराष्ट्रपति के पद का कर्तव्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब यही वो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 64, जो उल्लेख करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का जो पद होगा उनका कर्तव्य क्या होगा? तो देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेंगे। मतलब कि जो भी व्यक्ति हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जाता है वह स्वतः ही अपने आप पदेन रूप से राज्यसभा का क्या बन जाता है? पदेन सभापति हो जाता है। और जब ये पदेन सभापति होता है तो हम इसके कर्तव्यों पर इस बात का ध्यान रखेंगे। 2-3 प्रावधान है आर्टिकल 64 में, उस प्रावधान को समझेंगे कि जब भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य करेंगे तो क्या होगा? जब भी वो सभापति के तौर पर कार्य करेंगे तब वह बात करते हैं जब वह राज्यसभा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। मतलब अनुच्छेद 65 के अधीन, अनुच्छेद 65 के अधीन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय वह सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। दोस्तों ये स्टेटमेंट बना करके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया है। 2023 के प्रीलिम्स में भी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। 2021 के प्रीलिम्स में भी उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सारे प्रावधानों को स्टेटमेंट बना करके पूछा गया है। तो सारे स्टेटमेंट को आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 64 बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और जब भी वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है? और जब भी अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 हम आगे देखेंगे कि आर्टिकल 65 राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में
कार्य करने का प्रावधान करता है। तो जब भी देश के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तब वह सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। क्लियर है? एक चीज ध्यान में ये रखना है। दूसरी बात कि इस दौरान, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 97 जो है वो राज्यसभा के सभापति को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्तों का उल्लेख करता है। तो इस दौरान अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को मिलने वाला वेतन एवं भत्तों के हकदार नहीं होंगे। मतलब आर्टिकल 64 के अनुसार जब भी राज्यसभा के सभापति, मतलब देश के उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, आर्टिकल 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का प्रावधान करता है। तो जब भी ये आर्टिकल 65 के अधीन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। और जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, तो राज्यसभा के सभापति को जो वेतन मिलता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 97 में है, अनुच्छेद 97 में, तो अनुच्छेद 97 के अधीन जो सभापति को प्राप्त होने वाला वेतन भत्ता है, वह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त कार्य करते समय इनको प्राप्त नहीं होगा। मतलब सभापति को मिलने वाले वेतन एवं भत्तों के ये अधिकारी नहीं होंगे। तो इस दौरान वो किसके वेतन भत्तों का उपभोग करेंगे या उनको प्राप्त होगा, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो आर्टिकल 64 में दो चीज याद रखिएगा कि जब भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे और ना ही राज्यसभा के सभापति को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते के ये अधिकारी होंगे या हकदार होंगे। तो दोनों इनको प्राप्त नहीं होंगे। क्लियर है? और तीसरा कि जब भी ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तो यह अपने निर्णायक मत का, कास्टिंग वोट का प्रयोग करेंगे। साथियों, एक बात यहां ध्यान देने वाली है कि देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं या जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। और यदि वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं है, तो किसी भी विधेयक पर या किसी भी प्रस्ताव पर उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं होता। केवल संसद के सदस्य ही संसद में प्रस्तुत किसी विधेयक पर, किसी प्रस्ताव पर अपना मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि उपराष्ट्रपति दोनों सभाओं के सदस्य नहीं होते, इसलिए वो अपने मतदान का प्रयोग नहीं करते। लेकिन वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तो सभापति के पास एक विशेषाधिकार होता है, और वो विशेषाधिकार होता है निर्णायक मत देने का, कास्टिंग वोट देने का। और ये निर्णायक मत की स्थिति तब आती है जब किसी विधेयक पर सदन की जो बहुमत है वह 50-50 हो जाए, यानी इस पर पड़ने वाला मतदान अगर 50-50 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। तो आर्टिकल 64 जो है वो आर्टिकल 64 कर्तव्य की बात करता है कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, वह जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, ना ही सभापति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते इनको प्राप्त होंगे। और तीसरा कि सभापति के रूप में कार्य करते समय
ये अपने कौन से वोट का प्रयोग करेंगे? तो निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। समझ गए बात यहां तक? चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 65, अनुच्छेद 65। बात करते हैं आर्टिकल 65 की, जिसका उल्लेख हमने पहले भी देखा था कि 65 किस बात का प्रावधान करता है? तो 65 प्रावधान करता है राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति, वैकेंट होना तथा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति तथा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 65 जो है वह यह बताता है कि राष्ट्रपति का पद अगर किसी आकस्मिक कारणों से रिक्त हो गया, राष्ट्रपति का पद अगर किसी आकस्मिक कारणों से रिक्त हो गया, वैकेंट हो गया, या वह अपने पद पर कार्य करने में क्या है, असमर्थ है, या वह अपने पद में कार्य करने से अनुपस्थित है, तो इन दो कंडीशंस पे जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, समझ गए बात, कि जब भी उनका पद खाली होगा तो देश के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, जो हमने आर्टिकल 64 में भी समझा था। अब इस आर्टिकल 65 के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को देखना है। तो समझिए, बोल रहे हैं राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति, और राष्ट्रपति की पद की आकस्मिक रिक्ति कब होती है? उनकी मृत्यु हो जाने पर, या उनके द्वारा त्यागपत्र देने पर, या उनको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर, या उनका निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अवैध हो जाने पर। तो इन सभी स्थिति में राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? आकस्मिक रिक्त हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। समझ गए बात? तो मृत्यु हो गई, त्यागपत्र हो गया, महाभियोग हो गया, निर्वाचन अवैध की स्थिति होने पर जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा कि हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उस उपराष्ट्रपति के पद को हमने लाया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर। हमने अपने देश के उपराष्ट्रपति के पद को अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद की तर्ज पर बनाया है। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं और कुछ असमानता है। समानता ये कि दोनों उपराष्ट्रपति, भारत और अमेरिका के, दोनों का ही कर्तव्य जो होता है वो उच्च सदन के सभापति के रूप में होता है। कि देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी वहां की अपर हाउस, जो ऊपरी सदन है जिसको सीनेट के नाम से जाना जाता है, उस सीनेट के भी वो क्या होते हैं? सभापति होते हैं। अब जो डिफरेंस है वो ये है कि देखिए, जब भी राष्ट्रपति का पद उनका आकस्मिक रिक्त हो जाएगा, जब ये कंडीशंस होगी, तो इस कंडीशन में देश के में नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और उस देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव की अधिकतम जो समय सीमा है वो 6 महीने तक है। अर्थात कि जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो वो अधिकतम कितने समय तक उस पद पर रह सकते हैं? तो वो अधिकतम 6 महीने तक उस पद पर रह सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर देश के राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो जब आकस्मिक रिक्ति होगी इस आधार पर तो अधिकतम 6 महीना। और दूसरा अनुपस्थिति, अनुपस्थिति क्या हो सकती है? बीमारी में, अस्वस्थता के कारण,
बीमारी में या अस्वस्थता के कारण अगर वह अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति जो हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और जब वह अनुपस्थिति में कार्य करेंगे तो जब तक कि देश के राष्ट्रपति बीमारी से या अस्वस्थता से बाहर ना आ जाएं, जब तक वो अपने दायित्वों को संभाल ना ले, तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यह कार्य कर सकते हैं। तो पहले वाली कंडीशन में वह पद पर अधिकतम 6 माह तक रहेंगे और दूसरे वाली कंडीशन में वह तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक देश के वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर दोबारा ना आ जाएं। क्लियर है बात? तो यहां ये जो बात है इसी में ये देखा गया है कि आर्टिकल 64 में मैंने आपको बताया था कि देश के उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे और ना ही सभापति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते उनको मिलेंगे। तो इस दौरान कौन सा वेतन भत्ता प्राप्त होगा, इसका उल्लेख यही है कि आर्टिकल 65 के अनुसार जब देश के उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो इस दौरान इनको राष्ट्रपति का वेतन भत्ता शक्तियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। तो साथियों यहीं से बात आती है कि ऐसा कौन सा पद है जिसके वेतन का उल्लेख संविधान में नहीं है या संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है। तो ऐसा पद है देश के उपराष्ट्रपति का, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति का अपना कोई स्वयं का कार्य नहीं होता। वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं और राष्ट्रपति का पद खाली होने की स्थिति में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो जब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो उनको सभापति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं, और जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उस दौरान चाहे वो कितने भी समय के लिए या कितने भी दिन के लिए वह राष्ट्रपति के पद पर कार्य करें, उतने पूरे समय का उनको वेतन और भत्ता किसका प्राप्त होगा? तो राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन और भत्ते उनको प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों का वो प्रयोग करेंगे। राष्ट्रपति को मिलने वाले विशेषाधिकार भी उस दौरान उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। समझ गए बात? तो आर्टिकल 65 जो है वह उनके कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इसी में हम लोग फिर आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल 66। अनुच्छेद 66। आर्टिकल 66। और जब बात अनुच्छेद 66 की होगी तो अनुच्छेद 66 जो है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन। और जब बात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की आएगी तो 2-3 चीजें ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? एक निर्वाचक मंडल। और ये जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन शामिल होंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाला जो निर्वाचक मंडल है उस पर शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदन, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के एक निर्वाचक मंडल का गठन करेंगे और यही निर्वाचक मंडल देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगा। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य
निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और जब बात सभी सदस्यों की आती है तो याद रखिएगा संसद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। तो चाहे वो निर्वाचित सदस्य हो चाहे वो मनोनीत सदस्य हो, दोनों प्रकार के सदस्य 12 मनोनीत सदस्य हमको राज्यसभा में देखने को मिलेगा। और यह बात ध्यान देने लायक इसलिए है क्योंकि ये राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। लेकिन जब बात देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव की आती है तो देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगा एक निर्वाचक मंडल, और उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे वह मनोनीत हो। और जब बात इनके निर्वाचन की आएगी तो इनकी निर्वाचन के लिए एक सेवा शर्तें हैं। उन सेवा शर्तों को भी देख लेते हैं कि उस व्यक्ति को, मतलब कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ना चाहता है या उपराष्ट्रपति के पद पर जाना चाहता है तो वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, तो उसके लिए एक सेवा शर्तें हैं कि उस व्यक्ति को संसद या विधानमंडल का सदस्य, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उस पद पर निर्वाचित होता है, वह ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल का सदस्य है और वह उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गया है तो याद रखिएगा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, जिस तारीख को भी वह पद ग्रहण करेंगे तो पद ग्रहण करने से पूर्व उनको संसद या विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। समझ गए बात? तो पहला कि उनका निर्वाचन कौन करेगा, एक निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल किस में कौन कौन शामिल होगा, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। अब बात करते हैं इनके निर्वाचन की प्रक्रिया का। तो इनका निर्वाचन जो है वह निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। और किस प्रक्रिया से होगा, तो इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसका निर्वाचन हम नहीं करते, याद रखिएगा वो कैसा निर्वाचन है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। तो चूंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसी का भी चुनाव हम नहीं करते, इसीलिए इनके चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की। तो इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जो कौन सी प्रणाली, तो एक प्रणाली होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत। इनका जो निर्वाचन होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, द्वारा किया जाता है। क्लियर है यहां बात कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका उल्लेख आपको कहां देखने को मिलेगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख मिलेगा आर्टिकल 66 में। और आर्टिकल 66 बताता है कि देश के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करेगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। इनका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। क्लियर है बात? इनका निर्वाचन कौन सा निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरा कौन सा प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। और कौन सी चीजें हैं, तो एकल हस्तांतरीय मत या एकल संक्रमणीय मत। तो जिनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, याद रखिएगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है और एकल हस्तांतरित या एकल संक्रमणीय मत के द्वारा देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति देश के उपराष्ट्रपति के पद पर आना चाहता है उसके लिए कुछ ना कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो इस योग्यता का भी उल्लेख हमको देखने को मिलेगा आर्टिकल 66 में। तो योग्यता देख लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को
अगर उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होना है तो उसके पास योग्यता होनी चाहिए कितनी, तो 4। कितनी योग्यता की डिमांड करते हैं, तो 4। पहला योग्यता कौन सा, तो पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो, मतलब उस व्यक्ति को न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तीसरा, उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। याद रखना, राज्यसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए, राज्यसभा की सदस्य बनने की जो योग्यता है उस योग्यता भी उस व्यक्ति में होनी चाहिए जो देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चौथी जो योग्यता है कि उसे सरकार के अधीन, कि उस व्यक्ति को सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर, उस व्यक्ति को सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख जो है वो हमको देखने के लिए मिलेगा आर्टिकल 66 में, और 66 में योग्यता भी देखने को मिलेगी। और योग्यता कितनी, तो 4, कि सबसे पहला उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति को न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तीसरा, उस व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा, उसे सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो इन चारों योग्यताओं को जो भी पूरा करेगा वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के योग्य होगा। समझ गए यहां तक बात। अब इसी के आगे हम लोग देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस साल जो चर्चा में है वह जो प्रक्रिया है वो यही है, और उसका उल्लेख हमको मिलेगा आर्टिकल 67 में। तो टॉपिक डालते हैं अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 बहुत महत्वपूर्ण है। सारी प्रक्रिया चीजें हमको कहां देखने के लिए मिलेंगी, उनको हटाने की तो यहां। और 67 जो है वह उल्लेख करता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या उल्लेख करता है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। और जब बात आती है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की तो हम लोग कुछ व्यवस्था या प्रावधानों को देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो पहला देखते हैं पद ग्रहण करने की, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा उनके पद ग्रहण करने की तारीख से कितने समय के लिए होगा, तो 5 वर्ष तक। याद रखिएगा, जिस दिन उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं उसी दिन वो अपने पद को ग्रहण करते हैं, और जिस दिन वो अपने पद को ग्रहण करेंगे उस तारीख से लेकर के कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का। दूसरा, कार्यकाल के दौरान किसी भी समय, 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय वह अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं, तो वह अपना त्यागपत्र देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो है वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे, भारत के राष्ट्रपति को। और यही अगर एग्जाम आपसे घुमा करके पूछे तो वो ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा के सभापति अपना इस्तीफा या अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो राज्यसभा के सभापति या देश के उपराष्ट्रपति दोनों ही एक ही हैं, और दोनों अपना इस्तीफा किसको देंगे, तो भारत के राष्ट्रपति को। और तीसरा, कि कार्यकाल के पूर्व भी, कार्यकाल के दौरान
संसद द्वारा कार्यकाल के दौरान संसद द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित करके, संकल्प प्रस्ताव पारित करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो जब भी बात आती है राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो तीन चीजें याद रखिएगा कि आर्टिकल 67 जो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख करता है, वह तीन प्रावधान करता है। पहला प्रावधान ये कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पद ग्रहण की तारीख से 5 साल तक होगा। अपने कार्यकाल के दौरान वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? देश के राष्ट्रपति को। कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को। उनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष तक, और कार्यकाल के दौरान या समाप्त होने से पूर्व भी संसद उनको पद से हटा सकती है। और कैसे हटा सकती है? तो एक प्रस्ताव आएगा जिसको कहा जाएगा संकल्प प्रस्ताव, और इसी संकल्प प्रस्ताव को पास करके संसद जो है वह उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। समझ गए बात? अब यहीं से बात आती है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख कहां है। तो आर्टिकल 67 ख जो है, अनुच्छेद 67 ख बोल लो या ब बोल लो, ये उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। कि पहले तो वो बोलता है कि संसद जो है वो संकल्प प्रस्ताव पारित करके हटाएगी, और इस संकल्प प्रस्ताव को पारित करने का या प्रस्तुत करने की प्रक्रिया या नियम क्या होंगे, यह उल्लेख है आर्टिकल 67 ख या 67 बी में। तो कौन कौन सी प्रक्रिया होगी? तो सबसे पहला जो होगा वह ध्यान देना है अपने को कि संकल्प प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में, संकल्प प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब देश के उपराष्ट्रपति को या राज्यसभा के सभापति को हटाने का जो प्रस्ताव है वह राज्यसभा में ही प्रस्तुत होगा। चूंकि वह राज्यसभा के ही पदेन सभापति होते हैं, इसीलिए उनको पद से हटाने वाला जो प्रस्ताव होता है वह कौन सी सभा में प्रस्तुत होगा? तो सिर्फ राज्यसभा में। इस चीज को याद रखिएगा, सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तुत होगा, प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर है? यहां देखिए, अब ये जो प्रस्तुत होगा राज्यसभा में प्रस्ताव, जिसे आगे देखते हैं कि राज्यसभा में प्रस्तुत तो होगा, जिसे राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत, राज्यसभा इसको कैसे पास करेगी? प्रभावी बहुमत। और प्रभावी बहुमत को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव मेजॉरिटी। पूरी चीजों का संकलन यही है, बहुत ध्यान देने लायक चीजें हैं यहाँ। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि यह जो प्रभावी बहुमत शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये प्रभावी शब्द या इफेक्टिव मेजॉरिटी एक प्रकार का क्या है? ये विशेष बहुमत। एक प्रकार का क्या बहुमत है? ये विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। तो या तो आपसे विशेष बहुमत शब्द का प्रयोग किया जाएगा, या उस जगह पर प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी का प्रयोग किया जाएगा। और जब भी प्रभावी बहुमत की बात होती है तो प्रभावी बहुमत का जो एक फॉर्मूला होता है, उस प्रभावी बहुमत को हम लोग बोल सकते हैं तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। क्या बोलेंगे? तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। और तत्कालीन सदस्यों से हमारा अभिप्राय है कि सदन के कुल सदस्य माइनस रिक्तियां। कि संसद में कुल कितने सदस्य हैं, उनकी संख्या, उसमें से हमको उस संख्या को घटाना है जितने की सीट खाली है। मतलब वह सीट राज्यसभा की जो रिक्त हो चुकी है, जो खाली है, उन सीटों को जब हटा देंगे, किनमें से? कुल सदस्यों में से, तो जो संख्या बचेगी वो कौन सी संख्या बनेगी?
तात्कालीन सदस्यों की संख्या होगी और इसी तात्कालीन सदस्यों के बहुमत से वह संकल्प प्रस्ताव पारित होगा जिस पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है। और इसी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत को एक नाम से और जानते हैं और वो नाम है प्रभावी बहुमत। और इसी प्रभावी बहुमत को कभी कभी विशेष बहुमत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। समझ गए बात? तो हमेशा याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला जो प्रस्ताव है वह कहां प्रस्तुत होगा? सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तुत होगा। राज्यसभा उस प्रस्ताव को कौन से बहुमत से पास करेगी? तो प्रभावी बहुमत से पास करेगी। उसी प्रभावी बहुमत को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो विशेष बहुमत। और आपको क्या देखने को मिल सकता है? तो तात्कालीन सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला संकल्प प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा पास किया जाएगा। क्लियर है बात? तो राज्यसभा कैसे पास करेगी? प्रभावी बहुमत से। दूसरा, लोकसभा को इसमें साधारण बहुमत द्वारा सिंपल मेजॉरिटी, और सिंपल मेजॉरिटी होती है उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। तो लोकसभा को इसमें साधारण बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करना होगा। तो राज्यसभा में पेश होगा और कौन से बहुमत से पास होगा? विशेष बहुमत या प्रभावी बहुमत। पास होने के बाद वो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा इसी प्रस्ताव को कौन से बहुमत से पास करेगी? तो लोकसभा इस प्रस्ताव को पास करेगी साधारण बहुमत से, राज्यसभा इस प्रस्ताव को पास करेगा प्रभावी बहुमत से। समझ गए? और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वह यह है कि 14 दिन पूर्व जिस भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया जाएगा उनको 14 दिन पूर्व नोटिस या सूचना देना अनिवार्य होगा। दोस्तों, यही बात है जो इस बार के सत्र पर नहीं चल पाई, क्योंकि जब शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों ने उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो संकल्प प्रस्ताव लाया, उस संकल्प प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने दिनों की नोटिस देना अनिवार्य है? तो कम से कम 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। और चूंकि संसद का सत्र 14 दिन बाकी भी नहीं था, इसलिए इस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। ऐसा माना जाता है कि आगामी बजट सत्र में इस पर चर्चा होगी कि इस प्रक्रिया पर, इस प्रस्ताव पर या तो मतदान होगा या तो कोई सी भी चर्चा होगी। समझ गए बात? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 67 है। इसके बाद आर्टिकल 68 की बात करते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 68। तो उसको मैं लिख लेता हूं, अनुच्छेद 68। और अनुच्छेद 68 जो है, अनुच्छेद 68 बात करता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता में रिक्तता की स्थिति में चुनाव की अवधि तथा निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल, इस बात को समझना है कि आर्टिकल 68 जो है वह बोलता है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया तो चुनाव के लिए कितना समय चाहिए? तो उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया तो नए उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव में मिनिमम या न्यूनतम, अधिकतम कितने समय का समय होना चाहिए? तो 6 माह का। अधिकतम 6 माह के अंदर देश में नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, पहली। और दूसरा, जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल क्या होगा? तो जो भी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति होंगे
उनका कार्यकाल पूरे 5 साल के लिए होगा। याद रखिएगा, देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह पूरे 5 साल के लिए होगा। बाकी जितने भी पदों पर अगर मध्यवर्ती चुनाव हो जाए, मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में, या उपचुनाव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बचे हुए कार्यकाल के लिए ही नया व्यक्ति निर्वाचित होता है। और इसी बात पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में अंतर है कि भारत का उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, भारत का उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह अधिकतम 6 महीने तक ही कार्य कर सकता है। लेकिन अमेरिका का उपराष्ट्रपति अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह पूरे बचे हुए कार्यकाल के दौरान, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जितना भी बचा हुआ है, उस पूरे बचे हुए कार्यकाल के लिए वो पद पर आएगा। समझ गए बात? तो आर्टिकल 68 उनके पद को रिक्त होने पर कितने समय के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए और नवनिर्वाचित व्यक्ति कितने समय तक अपने पद पर रहेगा, इसका उल्लेख करता है आर्टिकल 68। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 69 को। अनुच्छेद 69 और अनुच्छेद 69 जो है वह उल्लेख करता है उपराष्ट्रपति के पद की शपथ का। किसका उल्लेख करता है? उपराष्ट्रपति का शपथ। तो देश के उपराष्ट्रपति को उनके पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अगर उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए नॉमिनेट करते हैं या फिर वह स्वयं देश के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। तो जब बात आती है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाएगा, तो या तो राष्ट्रपति दिलाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उनको पद की शपथ दिलाता है, और इसका उल्लेख है आर्टिकल 69 में। क्लियर है? तो अब आर्टिकल 70 इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सीधा बात करते हैं हमारे लास्ट अनुच्छेद की, जो कि है अनुच्छेद 71। तो अनुच्छेद 71 जो है वह प्रावधान करता है उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव पर होने वाले विवादों की। तो ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर कोई भी विवाद होगा तो चुनाव पर निर्णय, उसके विवाद पर निर्णय कौन लेगा, ये बताता है आर्टिकल 71। और इसके अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों की जांच तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाते हैं। समझ गए बात? कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो उसका निर्णय कौन करेगा? तो उसका निर्णय करेगा सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय करेगा, याद रखिएगा, वो निर्णय अंतिम होगा और उस निर्णय को अन्य कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के संबंध में सभी प्रकार के विवादों का निर्णय या निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और इस बात का उल्लेख कहां है? तो आर्टिकल 71 में। तो दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति के पद से रिलेटेड जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, ये सब प्रावधानों को हमने देखा है। आर्टिकल 61 से लेकर के आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 71 तक सभी अनुच्छेदों को हमने अच्छे से समझा है। ये सभी जो संवैधानिक प्रावधान हैं, ये आपके आने वाले प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण हैं। तो इन सबको आप याद रखिएगा। और जब बात आती है उपराष्ट्रपति के पद की, तो हम कुछ फैक्चुअल भी चीजें देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में
काम आ सकता है। तो फैक्चुअल देखने के लिए हम लोग टॉपिक डालते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य। और जब महत्वपूर्ण तथ्य की बात आती है तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में। और महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर हम देखें तो सबसे पहला तथ्य ये है, हम लोग टॉपिक के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहला है निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति। तो ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए या जिनके अगेंस्ट कोई भी प्रत्याशी नहीं था? तो ऐसे देश में 3 राष्ट्रपति ही हुए जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ है, मतलब बिना किसी चुनाव के जिनका निर्वाचन हो गया है। और ऐसे उपराष्ट्रपतियों में पहला नाम है हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रहे। एक 1952 में निर्विरोध चुनाव जीता इन्होंने और दूसरा 1957 में। 1952 में जब पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तब डॉक्टर राधाकृष्णन निर्विरोध चुने गए, और दूसरी बार भी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1957 में दूसरी बार निर्विरोध उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। ऐसा ही दूसरा नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला का, एम हिदायतुल्ला। और ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नाम से नेशनल लॉ ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे राज्य में है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमारे राज्य में हुई है। और जब ये देश में 1979 के चुनाव में यह देश में कैसे निर्वाचित हुए थे? तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले यह दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। और तीसरा नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और 1987 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं वो उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो ऐसे 3 उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे एम हिदायतुल्ला और तीसरा नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो याद रखिएगा ये सब निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद दूसरा फैक्ट देख लेते हैं। 2 बार का कार्यकाल पूरा करने वाले उपराष्ट्रपति। 2 बार का कार्यकाल पूरा करने वाले उपराष्ट्रपति। तो याद रखिएगा हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसे कौन व्यक्ति है जो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए हैं या बने हैं? तो पहला नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वह 1952 से लेकर के 1962 तक 10 साल तक यह अपने पद पर रहे और 2 कार्यकाल पूरा करने वाले ये पहले उपराष्ट्रपति थे। ऐसे ही दूसरे उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी। कौन है? तो हामिद अंसारी। ये हामिद अंसारी जी जो हैं वो 2007 से लेकर 2017 तक कंटिन्यू 10 साल तक अपना 2 कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति थे। तो पहले थे एस राधाकृष्णन और दूसरा नाम है हामिद अंसारी का। तो ये फैक्चुअल के बाद एक तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रपति बनने वाले उपराष्ट्रपति। समझ गए बात कि ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति का पद भी संभाला?
तो टोटल 5 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो आगे चल करके भारत के राष्ट्रपति बने हैं, और वो कौन कौन है उसी नामों को देखना है। तो पहला नाम है एस राधाकृष्णन का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 1962 में उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद अपना दूसरा कार्यकाल खत्म किया, और उसी ही साल 1962 में ही यह भारत के क्या बने, राष्ट्रपति। ऐसे ही उपराष्ट्रपति पद से राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था वी गिरी, और ये वी गिरी का चुनाव बहुत ही दिलचस्प चुनाव है जो 1969 के आसपास चुनाव हुआ था। और बहुत दिलचस्प चुनाव इसलिए है क्योंकि ये कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जो नीलम संजीव रेड्डी थे, उन्हीं कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध इन्होंने चुनाव लड़ा। और याद करिए वो इंदिरा गांधी का बयान, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील ही थी जिसने वी गिरी को चुनाव जिताया। और 1969 में वी गिरी राष्ट्रपति बने देश के, जो कि उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति थे, जो कि उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति थे। तीसरा जो नाम आता है वह आता है आर वेंकट रमन का। किनका नाम आता है, आर वेंकट रमन। और आर वेंकट रमन जो हैं वो 1987 में देश के राष्ट्रपति बने, जो कि उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले कौन से नंबर के व्यक्ति थे, तो देश के चौथे नंबर के व्यक्ति। 1987 में यह देश के राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद जो राष्ट्रपति बने उनका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं वो 1992 में देश के उपराष्ट्रपति बने। कौन सी साल, 1992 में। और राष्ट्रपति बने। और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले जो पांचवें शख्स हैं उनका नाम है के आर नारायणन। और ये जो के आर नारायणन है ये 1997 के आसपास राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए हैं। तो ऐसे 5 व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बनने के बाद देश के राष्ट्रपति भी चुने गए, ऐसे 5 व्यक्तियों का नाम यही है। तो साथियों, ये था आपके भारत के उपराष्ट्रपति से जुड़ा सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान, और जितने भी तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट इस पद के हो सकते थे वो सारे फैक्ट को हमने समझा। और इसी के साथ मैं आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं कि आपके आने वाली प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, और मैं आगे भी निरंतर महत्वपूर्ण विषयों पर ये टारगेट प्रीलिम्स का वीडियो लेकर के आते रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। धन्यवाद।